हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं अंतरिक्ष रोज की तरीके से आज आपके लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की लाइव क्लास लेके मैं आपके लिए आया हूं, जहां आप जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, न्यूज़, जो भी पूरे दिन में सर्कमटेंसेस होते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, उन सभी न्यूज़, क्वेश्चंस, आर्टिकल को हम कवर करेंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसे कि रोज के सेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरीके से आज का भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको नोट करते रहिए। डेली बेसिस पे एक पेज में डेली मैक्सिमम पूरी क्लास में अगर देखा जाए तो 9 to 10 पॉइंट्स होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि नोट करना है। बाकी समझने के लिए तो बहुत कुछ है, जो नोट करना है वो 9 to 10 पॉइंट्स होते हैं। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाती है। अगर अभी तक पीडीएफ आपको नहीं मिल पा रही है तो दिए गए नंबर पे आप मैसेज या कॉल करके आप बोल सकते हैं कि डेली करंट अफेयर्स जो पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिविल डिफेंस एकेडमी कई सारे नए बैच स्टार्ट कर रही है दोनों ब्रांचेस में। इंदिरा नगर हेड ऑफिस जो है लेखराज मेट्रो स्टेशन के पास में, और सेकंड आपका श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन के पास में आलमबाग में ब्रांच है, जहां पर मॉर्निंग इवनिंग बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी इंक्वायरी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। फीस, टाइमिंग, कितने समय में सिलेबस पूरा होगा, डाउट सेशन, वो सारी इंक्वायरी आप कर सकते हैं और आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना रुके हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी टीम है सिविल डिफेंस एकेडमी की, जो मैं रोज इंट्रोड्यूस करवाता हूं आपसे, और इसके दम पर ही सिविल डिफेंस एकेडमी बच्चों का रिजल्ट भी दे रही है। हम लोग मिल के हार्ड वर्क करते हैं और बेहतर की तरफ हम लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए आज का जो पहला आर्टिकल है उसको हम लोग कवर करते हैं। ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ हमने कवर की है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक फ्लैग लगा हुआ है, ज्वाइंट फ्लैग है, जहाँ पे लिखा है रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएई इन 2024। तो यूएई के साथ में हमारे जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो 2024 में कैसे हमारे रिश्ते होने वाले हैं, कैसे हम साथ में बायलैटरल बिजनेस हो या फिर डिफेंस का हो या फिर इकोनॉमिक, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, सबको लेके हम कैसे एक दूसरे के साथ में आ रहे हैं। तो वहाँ पर क्या अभी इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने क्या डिसाइड किया है, क्या उस पर वर्क हो रहा है, उस पर हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग पहला इसको मैं रीड कर देता हूँ और आप इसको समझते चलिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द विब्रेंट गुजरात समिट 2024। तो ये विब्रेंट गुजरात समिट जो 2024 की हुई है वहाँ की बात हो रही है। स्टेटेड दैट द इंडिया यूएई रिलेशंस आर स्ट्रॉन्गर देन एवर। हमेशा से भी ज़्यादा क्या हो जाएंगे, मजबूत होंगे रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएई। पीएम मोदी हेल्ड बायलैटरल टॉक ऑन द साइडलाइन ऑफ द समिट विद द यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद। तो शेख मोहम्मद बिन जायद जो है उनके साथ में भारत के रिश्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। वो हमेशा इंडिया के फेवर में और इंडिया उनके फेवर में स्टैंड करता है। जितना भी इस समय अरेबियन पेनिनसुला में या जो भी इजराइल, हमास, इराक, ईरान, जितने भी वहाँ पे हौती, जो भी वहाँ पे एक अशांति फैली हुई है, उसके बावजूद भी हमारे जो रिलेशंस हैं गल्फ कंट्रीज़ के साथ में, हमारे अरेबियन कंट्रीज़ के साथ में, वो अभी भी उतनी ही मजबूती के साथ में बने हुए हैं। हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द समिट। जो समिट के चीफ गेस्ट थे। सम की आउटकम of the recent India UAE bilateral talk, India UAE to explore the establish the grid connectivity between the two countries establish करना है। 4 MOUs were signed covering areas such as renewable energy। तो renewable energy पे हमारा जो MOU साइन हुआ है, हेल्थ केयर मैंने अभी आपको बताया था, फूड, पार्क एंड द लॉजिस्टिक। डीपी बोर्ड एंड गुजरात गवर्नमेंट टू सेट अप द लॉजिस्टिक पार्क इन गुजरात।
तो इस तरीके से इन सब पॉइंट पे आपको ध्यान रखना, क्योंकि जब स्टेटमेंट आपके एग्जाम में बनता है कि यूएई इंडिया के बीच में जो एमओयू साइन हुए हैं वो किन किन चीज़ों पे साइन हुए हैं, कहाँ साइन हुए हैं, किसके साथ में साइन हुए हैं, तो गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद, और किन किन पॉइंट पे जो हुए हैं एमओयू तो मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया है कि ग्रिड कनेक्टिविटी होगी दोनों के बीच में, और रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर, फूड पार्क्स एंड द लॉजिस्टिक्स, इन सब पे वर्क हो रहा है। तो टू लीडर्स एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि हमारी जो इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट रोल या सबसे इम्पॉर्टेंस कह लीजिए यूएई को हम लोग देते हैं। एग्रीमेंट जिसको हम लोग सेपा बोलते हैं, साइन इन 2020 में जो हुआ था, लगातार क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। एमिंग टू इंक्रीज द बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। और लास्ट जो है लंच ऑफ द यूएई इंडिया सेपा काउंसिल यूआईसीसी विच एम टू इनहैंस strategic cooperation in industries like the startup women entrepreneur and the MSME। तो इस तरीके से इन पे भी आगे हमें क्या करना है, स्टार्टअप्स पे भी फोकस करना है, जो दोनों कंट्रीज मिल के साथ में काम करें, और उसके साथ में वोमेन एंटरप्रेन्योर पे और MSME पे भी वर्क हमें साथ में करना है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे जो अरब कंट्रीज हैं, और ख़ास तौर से उसमें यूएई की हम बात करते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर वो हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक दोस्त हो जाता है इंडिया का, जो हमेशा इंडिया और इंडिया उसके साथ में एक दूसरे के साथ में स्टैंड करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ ऐसे बन सकता है, स्टेटमेंट आ गया कि 2024 की बायलैटरल समिट जो है वो मुंबई में हुई, तो वो स्टेटमेंट क्या हो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना गुजरात में हुई है। उसके बाद में कौन आया था उनकी तरफ से, तो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, शेख साहब थे। उसके बाद में इधर से कौन उनको कह सकते हैं कि इंटरटेन कर रहा था, उनको वेलकम कर रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे थे। कितने 4 MOU साइन हुए हैं, बाकी सारे मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। तो इस तरीके से इसको आप पॉइंट करके पॉइंट वाइज इसको नोट कर लीजिए, जिससे कि आप जब रिवाइज करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ में अगर यूएई और इंडिया के साथ में कोई अलग तरीके से या आगे चल के कोई बायलैटरल एक्सरसाइज है, ट्रेड है, या कोई भी घटनाक्रम होती, तो उसी पेज में आप क्या करेंगे, नोट कर देंगे। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ पे बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए कि जब हम आईआर डिस्कस करते हैं, आईआर डिस्कस जब हम करते हैं, तो वहाँ पे इंडिया के पास में इंडिया हैव 25 कंट्रीज जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज है, वेरी क्लोज टू इंडिया, 25 कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेरी क्लोज टू इंडिया। तो हमें ये होता है कि अगर सच में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस आपको तैयार करने हैं, तो 25 देशों के नाम से अपनी कॉपी में 2-2 पेज का एक लिख लीजिए। एक पेज पे लिखिए कि रशिया लिख लीजिए और 2 पेज आप छोड़ दीजिए, फिर आपका यूएसए लिख लीजिए, 2 पेज छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से 25 कंट्रीज है, मैं किसी क्लास में 25 कंट्रीज का नेम के साथ में क्या क्या रिलेशंस चल रहे हैं, जितने भी इंडिया के नेबर्स कंट्री हैं पाकिस्तान को छोड़ के, बाकी सबके साथ में एक एक पेज आप डेवलप कर लीजिए। नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, अफगानिस्तान है। उसके बाद में आप आ जाइए, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। उसके बाद अफ्रीका में आप आ जाइए, साउथ अफ्रीका है, युगांडा है, केन्या है, जिम्बाब्वे है, ठीक है, इजिप्ट है। आप अरब में आ जाइए, ऐमान है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है। तो इस तरीके से यूएई है, कुवैत है। तो ये सब देश में, अमेरिका में आप जाएंगे, मैंने आपको नाम ले लिए हैं। उसके अलावा आप साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जाएंगे तो ब्राज़ील है। इस तरीके से आप अर्जेंटीना है। तो ये जितने भी मैं देश के नाम ले रहा हूँ आपके सामने, ये सारे के सारे क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। इंडिया उनके साथ में एक अच्छे रिलेशन डेवलप किए हुए हैं, और उनके साथ में वर्ष में कोई न कोई मीटिंग है, एग्रीमेंट्स हैं, एमओयू साइन होते हैं, या फिर कई सारे हमारे डिफेंस फोर्सेस के बायलैटरल एक्सरसाइजेज होती हैं। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनके नाम से एक पेज बनाने के बाद आप डेली क्लासेस कवर करते रहिए, और वहाँ पे अगर कोई डेवलपमेंट वहाँ आप देख रहे हैं रिलेशनशिप में, तो वहाँ क्या करना है, उसको पॉइंट वाइज उसको नोट कर देना है। इससे होगा क्या कि अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं और सारे एग्जाम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिंगल क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है, बिकॉज आप सारे का सारा तो कवर कर रहे हो।
क्योंकि जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो फिर हमें लगता है कि हमें 3 महीने का पढ़ना है, 4 महीने का हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है। ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के मन में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सपोज करिए आपका 1 दिसंबर को एग्जाम है और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया और कोई बाहर से चीफ गेस्ट आया, या 26 जनवरी सेलिब्रेट की गई और कोई ना कोई हर बार आता है चीफ गेस्ट और आया, तो क्या गारंटी कि ये क्वेश्चन आपके 1 दिसंबर को होने वाले एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब पूछ लिया गया तो आप ये भी नहीं कह सकते करंट अफेयर्स क्वेश्चन नहीं है, लेकिन है क्या, करीब करीब 10 से 11 महीने पुराना आया हुआ है। तो पूरा ईयर हमें क्या करना होता है, कवर करना होता है। जब तक उस न्यूज पे कोई अलग न्यूज ना अपडेट हो जाए तब तक वो चीज हमेशा करंट अफेयर्स रहती है। ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है, उसको नोट करना। यही एक स्ट्रेटजी है जो करंट अफेयर्स में आप सारे के सारे क्वेश्चन सही करके आओगे, मार के आओगे, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो फिर वही बात होगी कि जैसे कि 10 क्वेश्चन आए, आपने 2 कर लिए, 4 कर लिए, 6 कर लिए। तो ऐसा नहीं करना है। जो हम पढ़ाई ही कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम क्या करके आए, सही करके आए, खास तौर से करंट अफेयर्स के। तो चलिए हम अगली न्यूज कवर करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। दूसरी न्यूज जो आज की कवर की गई है पेपर से, वो आपकी है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है जिसका नाम है पर्वतमाला परियोजना। पर्वतमाला परियोजनाओं की संख्या बढ़ाकर 400 करेगी सरकार। तो अब देखिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने वाली भी है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं और नोट कर लीजिए इसको, पर्वतमाला परियोजना। अब क्या है, सरकार पर्वतमाला परियोजना के तहत परियोजनाओं की संख्या अगले 5 साल में बढ़ाकर कम से कम 400 करने की योजना बना रही है। पर्वतमाला परियोजना या राष्ट्रीय रोपवे विकास, अब यहाँ पे इसका नाम देख लीजिए, पर्वतमाला परियोजना या फिर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम बुनियादी ढांचा विकास का हिस्सा है। जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपमेंट का, उसका जो है एक पार्ट है आपका पर्वतमाला परियोजना, या इसको हम दूसरे तरीके से राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। अब अगला जो पैरा है, यह परियोजना देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इसके तहत 1.25 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की पहचान की है और ऐसी परियोजनाओं की संख्या 400 या अधिक हो सकती है। पिछले साल सरकार ने कहा था कि वह इस कार्यक्रम के तहत 5 साल में 1200 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपके एग्जाम में बनते हैं, फिर हमें लगता है क्वेश्चन यार बहुत टफ आ गया है। ऐसा नहीं है, सारे के सारी चीजें कवर भी कराई जाती हैं। 1200 किलोमीटर से अधिक की लंबाई वाले रोपवे के 250 से अधिक परियोजनाएं विकसित करने की योजना बना रही है सरकार। मेक इन इंडिया, क्योंकि इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एम प्रोजेक्ट की मेक इंडिया पे वो फोकस कर रही है। ठीक है, रोपवे उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा दे रही है जिससे कि चीजें हम करेंगे, इक्विपमेंट हमारे कैसे हों। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसको देखते हुए देश में एक बहुत अच्छा बुनियादी ढांचा विकसित करने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से आज हम 5वें स्थान पे हैं और अगले 5 सालों में हम 3रे स्थान पर होंगे। यही कारण है कि हम देश के विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित कर रहे हैं। गडकरी जी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धौला कुआं मानेसर खंड पर यातायात की भीड़ भाड़ पर चिंता जताई है। मतलब की है कि हमारा जो भी ट्रेड है, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर रोड, हमारा एयर वे हो, हमारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो, हमारा सी ट्रांसपोर्टेशन हो, जब तक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम बहुत तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो आप देखते हैं कि आज की डेट में एक्सप्रेस वे हो, बुलेट ट्रेन की बात हो, वंदे भारत की हो, तेजस की बात हो, या गांव में भी रोडों का जो चौड़ीकरण चल रहा है, तो इन सब चीज़ों का मकसद सिर्फ एक है कि आने वाले समय की ज़रूरतों के हिसाब से, या मेट्रो हो, ठीक है, मेट्रो देखने के लिए लोग कोलकाता या दिल्ली जाते थे। अभी भारत के बहुत सारे हिस्सों में मेट्रो और भी उससे अच्छी अच्छी चीज़ें प्लानिंग की जा रही हैं। मेट्रो तो स्टैब्लिश भी हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ कि मास ट्रांजिशन सिस्टम हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो, वाया द रोड, वाया द सी, वाया द रिवर, किसी भी तरीके से, तो वो हमें क्या है। तो आप ये याद रखिएगा कि प्रश्न ये आ सकता है कि पर्वतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो देश की बुनियादी ढांचे को विकसित करने से संबंधित है। अगला, सरकार का लक्ष्य कितना है, तो कम से कम 400 है, ये आंकड़ा आप याद रखिएगा। 1200 किलोमीटर की यहाँ पे बात हो रही है जो रोपवे के लिए हमें डेवलप करना है। तो इस तरीके से ये आपके लिए आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको आप नोट कर लीजिए कि पर्वतमाला परियोजना। हम नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव करते हैं। तो ये देखिए, इससे कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है और फिर से अभी न्यूज़ में चल रहा है, पेपर के हेडलाइंस में इसको कवर किया जा रहा है।
नामीबिया चीते ने दिया 3 शावकों को जन्म। तो नामीबिया से जो चीते लाए गए थे, जो चीता परियोजना हमारे यहाँ पे चल रही है, तो लगातार उस पर अपडेट भी रहना, क्योंकि ये इस गवर्नमेंट की एक बहुत कह सकते हैं क्रीम पॉलिसी है और लगातार वो फोकस भी कर रही है। मोदी जी ने खुद शावकों को वहाँ छोड़ा था, अपना टाइम दिया था, फिर आने उस समय भी जितने एग्जाम हुए तो उस एग्जाम्स में सभी एग्जाम में किसी न किसी तरीके से वहाँ कूनो नेशनल पार्क हो, चीता परियोजना हो, किस राज्य में है, हर तरीके के क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और लगातार ये क्वेश्चन वहाँ से बनते आ रहे हैं। ठीक है, तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो योजना परियोजना जो उनकी है वो 100% क्या हो जाए, सफल हो जाए। यहाँ के एटमॉस्फेयर में वहाँ से जो शावक लाए गए हैं वो यहाँ के रहने लगे, क्योंकि कई सारे शावकों की डेथ हो गई थी, जिससे बहुत इसको क्रिटिसाइज किया गया कि पशुओं को वहाँ से लाया गया लेकिन अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ नहीं मिला। टाइम लगता है किसी भी वर्क को करने में, तो धैर्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं इसको कवर कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से इसको देखते रहिएगा, फिर से सारा रिवीजन हो जाएगा अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है पहले से, जब ये परियोजना शुरू हुई थी। तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तो पहली ही लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में क्या है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, में नामीबियाई चीता ज्वाला, अब क्या नाम है बेटा, चीता का नाम क्या है, ज्वाला, ने 3 शावकों को जन्म दिया। अब नाम भी इंपॉर्टेंट, नाम आ सकता है। ज्वाला ने 3 शावकों को जन्म दिया। इससे कुछ सप्ताह पहले ही एक अन्य चीता आशा ने भी 3 शावकों को जन्म दिया था। ठीक है, ज्वाला और आशा ने जन्म दिया था। इसके साथ ही अब कूनो में कुल चीतों की संख्या 20 है। इसमें 6 मेल मतलब नर हैं, 7 मादा और 7 शावक शामिल हैं, मतलब 7 7 14 + 6 20। मालूम हो कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नए शावकों को जन्म की सूचना एक ऐसे समय में सामने आई है जब इसी महीने 16 जनवरी को सौर्या नामक एक चीता की मौत हो गई थी। मतलब अभी 16 जनवरी और आज जो आपकी डेट है 25। उन्होंने बताया कि भारत की चीता परियोजना, तो भारत में कौन सी परियोजना चल रही बेटा, चीता परियोजना के लिए जनवरी का यह एक मिला जुला महीना है जब एक और 6 शावकों का जन्म हुआ है और दूसरी ओर 16 जनवरी को सौर्य नामक चीते की मौत हो गई थी। मार्च 2023 से लेकर अलग अलग वजह से KMP में कुल 10 चीतों की मौत हो चुकी है। इसमें सौर्य समेत 7 वयस्क और 3 शावक चीता शामिल है। तो जिसमें शावक की भी चिंता है और हम लोगों को जो 7 वयस्क की डेथ हुई उसकी भी गवर्नमेंट काफी ज्यादा उसको सीरियसली ले रही है। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब देखिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर किया जा रहा है। 2022 में भारत में चीता परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते को लेकर भारत में लाकर इस विलुप्त प्रजाति को फिर से बसाना था और इस तहत सितंबर 2022 को 8 चीतों का पहला बैच स्वदेश लाया गया था। क्योंकि भारत में पहले बहुत चीते हुआ करते थे, फिर क्लाइमेट चेंज हो, एटमॉस्फेयर हो, जंगलों का डिफॉरेस्टिफिकेशन हो, कटना हो, और तो इस वजह से उनकी समाप्त हो गई और फिर से उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए इस पर अच्छी पहल कर रही, प्रयास कर रही है। पिछले साल फरवरी में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों का दूसरा बैच लाया गया। तो पहले 8 आए थे, फिर 12 आए। वहीं नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 20 वयस्क चीतों में से 7 की मौत होने पर चीता संरक्षण परियोजना की तीखी, जो मैंने बताया था, क्रिटिसिज्म हुआ, आलोचना की गई थी। इस पर अधिकारियों का कहना है कि भारत में चीतों के निवास से के पहले साल में आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक गर्मियों और मानसून के दौरान कुछ जानवरों में अप्रत्याशित रूप से सर्दियों से बचाव वाली फर की परत चढ़ना थी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ का क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर उनके फेवरेबल होता तो ये कभी करना ही ना पड़ता कि हम दूसरी जगह से क्या कर रहे हैं, चीतों को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस पर आप लगातार इसको नोट कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम इसको स्टडी कर रहे हैं तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कहाँ से चीते लाए गए हैं, तो नामीबिया और आपके दक्षिण अफ्रीका, दोनों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के क्या है, कंट्री हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि नामीबिया किस महाद्वीप में स्थित है। तो इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट हैं और जो जन्म हुआ है वो तो आपका करंट अपडेट ही है। तो केंद्रीय और क्या इसका उद्देश्य है ये आप यहाँ देख लीजिए, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री। तो ये जो है मंत्रालय देख रहा है जो इनका पूरा, अब कारण ये है कि डाइवर्सिटी एटमॉस्फेयर को हम बैलेंस करने के लिए हम सारी प्रजातियों को एक जगह पे हम रखना चाहते हैं, एक बायोम क्रिएट करना चाहते हैं। भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच
एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी बताया कि KMP के नए शावक नामीबियाई चीते ज्वाला ने 3 शावकों को जन्म दिया है। तो इस तरीके से ये जो है आपके लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको आप क्या करिए, पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। फिर आपको कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा कि हम हर एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये भी क्लाइमेट से आर्टिकल लिया गया है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी मौसम ठंडक चल रहा है, चेंज हो रहा है और इसमें बहुत सारे प्रवासी पक्षी चेंज करते हैं अपनी जगह पे। तो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं राजहंस। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं राजहंस। बेटा इसका जो है तो इसमें हम रीड कर देते हैं। तो जलवायु परिवर्तन से प्रभाव प्रवासी पक्षियों, अब प्रवासी पक्षियों का जो प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि कब किस समय कौन सा पक्षी कहाँ पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव प्रवासी पक्षियों की दिनचर्या पर भी पड़ रहा है और इसका प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हो रही, मतलब उनकी संख्या कम होती जा रही है। ठीक है, और यह बात विभिन्न पक्षी वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोध के सामने आई है। और बात शोध की अभी नहीं, लगातार इस बात पे चर्चा की जा रही है और चर्चा तब तक होती रहेगी जब तक कि जलवायु परिवर्तन में सुधार नहीं होता है, हम अच्छे से उस पर वर्क नहीं करते हैं। इस बात की जानकारी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के पर्यावरण विज्ञान विभाग के अंतरराष्ट्रीय पक्षी विज्ञानी प्रोफेसर डॉक्टर दिनेशन भट्ट ने की। उन्होंने बताया कि 40,000 की तादाद में राजहंस केंद्रीय एवं दक्षिणी एशिया से अलग अलग तालाबों और झीलों में रहते हैं। संख्या कितनी, 40,000। जलवायु में लगातार बदलाव कारण की तादाद में कम हुई है और उनके अनुसार और कई सारे पक्षी वैज्ञानिकों के अनुसार राजहंस पक्षियों की दिनचर्या और उनके जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव और उनके विशिष्ट शारीरिक और जैविकता में शोध कर रहे हैं। इसमें यह पता चला कि कुछ साल में राजहंस पक्षियों के प्रवास की तिथि में परिवर्तन हुआ है। मतलब अगर पक्षी अपने प्रवास में परिवर्तन, अपनी तिथि में चेंजेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि क्योंकि ह्यूमन बीइंग को छोड़ के सब वेरी नियर टू, वेरी क्लोज टू नेचर, बहुत प्रकृति के पास है, वो पहले से उस चीज़ों को समझ जाते हैं। अगर उनके कहीं भी प्रवास करने में कि अपने क्लाइमेट के हिसाब से प्लेस जो चेंज करते हैं, अगर उनकी डेट्स में टाइमिंग में चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली क्या है कि हमारा जो क्लाइमेट है या जो वेदर है उसकी जो टाइमिंग है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर हो रहे हैं और इस साल ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और उन्होंने बताया कि भारत में आने वाले राजहंस अब कहाँ से आते हैं, भारत मंगोलिया, चीन, तिब्बत के पठार तथा कजाकिस्तान के हिस्सों से हिमालय पर्वत की एवरेस्ट और अन्य ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को पार कर भारत भूमि पर शीतकालीन प्रवास के लिए अक्टूबर महीने में आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपको समझना है कि जो राजहंस हैं वो कहाँ से आते हैं। अब सोचिए हिमालय की ऊंचाई को, चोटियों को क्रॉस करने के बाद में, और उस तरफ क्या है आपका, मैंने रीड कर दिया है, फिर से मैं देख लेता हूँ कि मंगोलिया, मंगोल, चीन, तिब्बत से क्रॉस करके कजाकिस्तान सारे के सारे हिमालय के नॉर्थ में है। तो शीतकालीन प्रवास के लिए अक्टूबर महीने में आते रहे हैं। ब्रिटेन, भारत एवं अन्य अनेक देशों के वैज्ञानिकों की संयुक्त टीम ने पाया कि राजहंस 53 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी उड़ान का रास्ता तय करते हैं। तो इनकी रफ्तार भी बहुत अच्छी है, 53 to 55। ये उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश अन्य पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंचते हैं और इन स्थानों पर कुछ दिन ठहरकर दक्षिण भारत के प्रदेशों की यात्रा में जाते हैं और वहां वे मार्च तक रुकते हैं और फिर उत्तराखंड होते हुए लौट जाते हैं। पूरा का पूरा उनका एक टेन्योर है कैसे वो ट्रैवल करते हैं। इस साल राजहंस पक्षी अपने पहले पड़ाव देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश क्षेत्र में पिछले साल मध्य अक्टूबर के महीने में दिखाई नहीं दिए और इस बार भी 2 महीने विलंब से जनवरी महीने के मध्य में दिखाई दी। 2 महीने विलंब, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। गंगा के तट पर इस बार इनकी तादाद 20 से 25 के बीच ही दिखाई गई, क्योंकि पिछले वर्ष 50 से 60 की संख्या में हरिद्वार में देखे गए थे। इसके अलावा राजहंस पक्षी देहरादून के आसान बांध और ऋषिकेश के गंगा के पशु लोक बैराज में दिखाई देते हैं और इन तीनों क्षेत्रों में अभी तक केवल 40 से 50 के बीच में ही देखे पाए गए हैं। पक्षी विज्ञान की राजहंस पक्षियों के आने जाने के क्रम के बदलाव और उनकी घटती तादाद की वजह से वायुमंडल में लगातार हो रहे परिवर्तन को मानते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया है।
पक्षी वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार हिमालय तथा अन्य देशों में बर्फबारी देरी से शुरू हुई है, इस वजह से उनके आने क्रम में बदलाव हुआ है। तो ये एक बहुत इंडिकेशन है। जैसे कि फिश को लेके हम देख लेते हैं, जानवरों को देखें, पक्षियों को लेके, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करते हैं नेचर में चेंजेस होने की, बदलाव की। अब वो बदलाव पॉजिटिव है, निगेटिव है, वो हमारे लिए क्या इफेक्ट करेगा, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या प्रभाव डालेगा, ये वैज्ञानिकों का वर्क है, जो समझते हैं, शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, और फिर उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, लॉज बनाती है कि कैसे हमें क्या करके हमें किसी भी कंडीशन में एट एनी कॉस्ट हमको इसको कंट्रोल करना है, क्लाइमेट चेंज को। तो यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। सारस यानी क्रॉस पक्षी की तरह ही राजहंस में नर व मादा जोड़े में आजीवन रहना पसंद करते हैं। ये कई बार प्रश्न आया कि सारस कौन दोनों साथ में रहते हैं। ठीक है, राजहंस पक्षी विशुद्ध शाकाहारी जलीय वनस्पतियों जैसे कई आदि के जलाशयों के भोजन के रूप में प्राप्त करता है। विशिष्ट राजहंस पक्षियों को उड़ने की गति को मापने के लिए पक्षी वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट ट्रैकिंग एवं एनालिसिस, अब इनकी जो बताया था 53-55 किलोमीटर, तो सैटेलाइट ट्रैकिंग एवं एनालिसिस यंत्र की सहायता से लेते हैं। राजहंस पक्षी की कई खूबियां हैं जो अन्य पक्षियों से अलग करती हैं, और यह पक्षियों में राजा माना जाता है, इसलिए इसको राजहंस बोलते हैं, इसीलिए राजहंस कहलाया। और राजहंस पक्षी के शरीर में जैविक संरचना ऐसी होती है कि यह हिमालय की एवरेस्ट चोटी तथा अन्य चोटियों में ऑक्सीजन के कम स्तर पर भी आसानी से पार कर लेते हैं, जबकि कई सारे पक्षी क्या होते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। तो इसमें से 4 पॉइंट, पहला कि जो पक्षी है या पशु है या कोई भी है, ये सब इंडिकेटर होते एक तरीके से मौसम के चेंजेस के, क्लाइमेट के बदलाव के। कहाँ से आते हैं, तो ये चाइना, मंगोलिया और तिब्बत, उस साइड से ही सारे के सारे। और किसको क्रॉस करते हैं, प्रश्न ये भी आ सकता है कि जो राजहंस पक्षी हैं वो किस नेचर को या किस पर्वतीय श्रृंखला को क्रॉस करके भारत आते हैं। तो फिर आप बताएंगे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को क्रॉस करके ये यहाँ पे आते हैं। कजाकिस्तान हो, मंगोलिया हो, तिब्बत हो, चीन हो, सारे के सारे हिमालय के नॉर्थ साइड में हैं। ठीक है, ये कब आते हैं, अक्टूबर महीने में, लेकिन लेट हो रहे हैं, वो जनवरी में आ रहे हैं। और ये नॉर्थ इंडिया मार्च तक रहते हैं, मतलब आपके बनारस और नीचे एमपी तक भी ये मूव करते हैं, जो आपके पूरे आर्टिकल में कवर किया गया है। फिर क्या होते हैं, वो वापस चले जाते हैं अप्रैल के बाद में। तो इस तरीके से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट को लेके ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल हम कवर करते हैं। ये देखिए आपका करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स से इसको लिया गया है, और स्पोर्ट्स से ये आप लोगों को न्यूज़ समझ में भी आएगी और पता भी होगा। रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो 2022 जसप्रीत बुमराह उमागिर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो दीप्ति शर्मा को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरुष में मयंक अग्रवाल को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण महिला में प्रिया पुनिया को दिया गया है 19-20, सैफाली वर्मा 20-21, और ये आपका हिस्टोरिकल भी दे दिया गया है कि अमनजोत कौर को 22-23, और 23-24 के लिए आपको दिया गया है। तो इस तरीके से ये आपके आर्टिकल दिए गए हैं। इसमें आप रीड कर लेते हैं कि भूर भारतीय ऑलराउंडर एवं मुख्य कोच रवि शास्त्री को मंगलवार को यहाँ भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% स्पोर्ट्स से बन सकता है कि इस बार का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार BCCI से किसको मिला है। तो रवि शास्त्री जो पूर्व भारतीय ऑलराउंडर भी रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं, और साथ में मुख्य कोच भी हैं। और यह समारोह 19-20 सत्र के लिए शीर्ष पुरुष महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। भारत के पूर्व विकेट कीपर फारूक इंजीनियर को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया। 61 साल के शास्त्री ने 80 टेस्ट और 150 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भारत का खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। संन्यास लेने के बाद उन्होंने कमेंटेटर के रूप में पहचान बनाई। तो इस तरीके से ये आप इतनी पॉइंट याद रखिएगा, इस बार का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वो किसको मिला है, रवि शास्त्री को मिला हुआ है। तो ये इसमें इतनी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फरवरी का महीना आपका आने वाला है, और फेब को हम एस्पिरेंट्स जो हैं वो बहुत मोस्ट अवेटेड मंथ रहता है, जो एस्पिरेंट्स होते तैयारी कर रहे होते कंपटीशन की, बिकॉज ऑफ बजट। फरवरी में क्या आता है, आपका बजट आता है, और बजट से आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी से हम इसका एक माहौल बनाना शुरू करते हैं कि बजट भी हमें स्टडी करना है बहुत डीप में। उसके लिए कम से कम एक मैराथन चलानी पड़ेगी, तब हम पूरा बजट क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अभी से क्या है क्वेश्चन। ये इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल
outline the government's annual financial statement commonly referred to as the budget। प्रश्न ये है कि हर साल जो बजट आता है वो उसकी बात संविधान के किस आर्टिकल में की गई है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 112, आर्टिकल ए। आर्टिकल 112 में ये बात कही गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वर्ष में एक फाइनल बजट होगा। और बजट बेसिकली होता क्या है, जैसे हम लोग अपना बजट बनाते हैं कि हमें हमारा सोर्स ऑफ इनकम 50,000 रुपीज़ पर मंथ है, हमें इतना इतना स्लॉट में रेंट है, गाड़ी है, फ्यूल है, EMIs है, या शॉपिंग है, या कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं, या घर के खर्चे हैं, ये सबको हम करने के बाद में एक बजट तैयार करते हैं कि हम इतना हमारे पास में इनकम है, इतना हमारा आउट गोइंग है, हम इतना खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। तो इन सब चीज़ों को मिला के तो उसी को बजट बोलते। वैसे ही गवर्नमेंट अपना एक बजट तैयार करती है कि हमें कितना टैक्स मिल रहा है, कितना हमें प्रॉफिट मिल रहा है, हमारे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो है, रेलवे है, LIC है, अलग अलग है, तो उस तरीके से फिर हमें कितना एक्सपेंस करना है, कहाँ पे करना है, क्या बजट प्लान होगा। तो ये सारा का सारा जो हर वर्ष पेश होता है उसकी बात कहाँ कहेगी, आर्टिकल 112 में। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि वेयर डिड द यूनियन आयुष मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द आयुष दीक्षा सेंटर। अब इसमें कहा गया है क्योंकि आयुष मंत्रालय बनाया गया और उसके बाद में आयुष के नाम से कई सारी योजनाएं चलाई गई और सेंट्रल गवर्नमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट ये तरीके से एक योजना है जो आपको देखना है। तो इसमें क्या किया गया है कि आयुष दीक्षा सेंटर संस्थान कहाँ पे, इसकी शुरुआत सर्बानंद सोनोवाल जो मिनिस्टर उनके द्वारा की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भुवनेश्वर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भुवनेश्वर, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि आयुष दीक्षा सेंटर की स्थापना कहाँ पे हो रही है, तो भुवनेश्वर में इसकी स्थापना हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। तो विच कंट्री इंडिया डिड साइन एन MOU ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैबोरेशन फोकसिंग ऑन शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल initiatives, capacity building and the best practice for the mutual digital transformation benefits। तो ये किसके साथ में MOU साइन किया है, जो डिजिटल कोलैबोरेशन की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है, बिल्डिंग की बात हो रही है। इस तरीके से ये MOU किसके साथ साइन हुआ है, तो यू हैव 4 ऑप्शन, क्यूबा, ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना। वही बात आ गई इंडियन इंटरनेशनल रिलेशनशिप की कि मैंने कहा कि 25 कंट्रीज से आपको तैयार रखना है और 100% आपका सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, क्यूबा। तो क्यूबा के साथ में इंडिया ने क्या किया है कि एक MOU साइन किया है जहाँ पे वो डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। तो ये आप बिल्कुल इसको तैयार कर लीजिए। और मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ और इसकी PDF क्वेश्चंस या आपको कोई भी जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, फिर यहाँ पे कॉल करके आप बोल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन मैंने आज की 2 वीडियोस पहले मैंने एक आर्टिकल कवर किया था और वहां से देखिए क्वेश्चन बना के मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या है, तो विच कंट्री लैंडेड द स्पेसक्राफ्ट स्लिम ऑन द मून बिगिनिंग द 5th कंट्री टू डू सो। 5वां देश कौन बनने की कतार में है जो मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए तैयार है, और योजना का नाम है स्लिम। तो ये किस देश से संबंधित है। अगर आप परसों की वीडियो में आप देखेंगे करंट अफेयर्स की जो लाइव सेशन चल रहा था, तो वहां उसको वीडियो को अगर आपने देखा है तो 100% आपको जवाब मिल गया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख लीजिएगा, उसको बहुत डिटेल में हमने कराया है। क्योंकि जब हम आर्टिकल कवर करा रहे होते तब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता बच्चों में कि क्वेश्चन कैसे आएगा। इसीलिए मैं जो वीडियोस जो आर्टिकल्स कवर आज मैं करा रहा हूँ उसके लिए कल परसों में क्वेश्चन लेके आऊँगा। और इसीलिए करंट अफेयर्स की पूरी सेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट कि आपके सारे न्यूज़ कवर होंगे डिटेल में, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चंस कवर होंगे जो पिछली क्लास से कवर होंगे। तो इस तरीके से हम स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हैं कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो आपके पास में 15 सेकेंड्स है, आप बताइए। यू हैव 15 सेकेंड, आप आंसर इसका बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका बेटा,
वो हो जाएगा आपका जापान। जापान जो है वो स्लिम नाम की सी योजना चला रहा है, मतलब लगभग प्लान कर लिया है और उसको सॉफ्ट लैंडिंग करानी है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। तो वेयर हैज द 11th इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर। अब हम लोगों ने जितनी भी बायलैटरल एक्सरसाइजेस है वो सारी की सारी कवर कर रहे हैं, ठीक है। इजिप्ट के साथ में हम लोगों ने कल कवर की थी न्यूज में। आज देखिए वैसे ही क्वेश्चन आया कि 11th इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइजेस खंजर। अब पहली बात कि 11th है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर इंडिया किर्गिस्तान के बीच में दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्या है, नाम क्या है बेटा, खंजर, और किस कहां पे हो रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। तो ये बात आप समझ लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में भारत और किर्गिस्तान में किस नाम से बायलैटरल हुई, तो आप खंजर बताएंगे। कौन सी थी, 11th बताएंगे। या खंजर किसके बीच में हुई, तो किर्गिस्तान आप बताएंगे। तो इस तरीके से ये सारा का सारा आपको मैटर याद करना है, चारों वर्ड आपको याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप रखिए कॉन्फिडेंस कि अगर आएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज क्या होगा, फिर वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट, व्हेन इज द फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड, व्हेन इज द फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड फॉर द त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय इन 2024। यू हैव 15 सेकेंड। आप इसका क्या करिए, जवाब बताइए। इसका जो आंसर आपको बताना है, और इसका जो क्वेश्चन है वो हम इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि इसमें मणिपुर भी है, और मणिपुर को मैंने अभी कवर कराया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि वहां लगातार वायलेंस हो रहे हैं वहां की दो कम्युनिटीज में, ठीक है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बेसिस पे। तो इस तरीके से आपको ये बताना है कि इसका जो होगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि कभी कभी स्टैब्लिश्ड ईयर पूछा जाता है तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, 21 ऑफ जैन। 21 ऑफ जैन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा। और बेसिकली क्वेश्चन में इसीलिए लेकर आया क्योंकि मणिपुर को कवर ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। वेयर डज द गोले मेला फेस्टिवल टेक प्लेस। गोले मेला जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे किया जा रहा है ये आपको बताना है। तो ये मेला जो है वो ऊधमपुर में हो रहा है। गोले मेला जो है फेमस, जैसे पुष्कर मेला होता है, रामायण मेला होता है, वैसे ये गोले मेला जो है वो ऊधमपुर में इस समय चल रहा है। और यहाँ पे अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और वहाँ पे मेला भी इंजॉय करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हु इज द सेट द पोस्ट ह्यूमसली अवॉर्डेड द भारत रत्न। ये मैंने कल आपको आर्टिकल पूरा का पूरा कवर कराया हुआ है कि 2024 के भारत रत्न, 2024 में भारत रत्न के लिए किसको नामित किया गया है। तो ये हम सबको पता हो गया होगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आर्टिकल कवर कराया गया डिटेल में, इनका जन्म कहाँ हुआ, पिता कौन थे, कास्ट कौन थी, कितनी बार ये मुख्यमंत्री रहे बिहार के, हर तरीके से कवर कराया गया है। तो आप देख लीजिए, इसमें ऑप्शन है कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव और हेमानंद बिश्वाल और कर्पूरी ठाकुर। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ द डी, कर्पूरी ठाकुर वाज द राइट आंसर। ये बिहार से जुड़े हुए थे। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में ये एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे। करीब 26 महीने ये जेल में रहे और उसके बाद में आज़ाद होने के बाद में बिहार के उप मुख्यमंत्री, बाद में 2 बार मुख्यमंत्री बने। और नाई समुदाय से आने के बाद, मतलब उस समय अगर कास्ट की व्यवस्था देखिए, वर्ण व्यवस्था देखिए, तो नाई समुदाय से आने के बाद में इन्होंने अपने पूरे प्रदेश समाज के एक जननायक के रूप में इन्होंने क्या की, देश की सेवा की और कार्य करने का काम किया और एक बेहतरी की तरफ चीज़ों को ले गए। और 2024 में इनको भारत रत्न अवार्ड के लिए इनको नामित किया गया है, जो सबसे ज़्यादा एक सम्मान की बात है। और ये डिज़र्व भी करते हैं इस सम्मान की, जिन्होंने लगातार अंग्रेज़ों के साथ में संघर्ष किया और फिर अपने समाज को बढ़ाने के लिए भी कार्य किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज कंक्लूडेड अ ग्राउंड ब्रेकिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ इंडिया आफ्टर 16 ईयर ऑफ नेगोशिएशन। 16 साल की बातचीत के पास में किस देश ने, किस यूरोपियन कंट्री ने भारत के साथ में व्यापार करने के लिए वो एग्री हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये आप देख लीजिएगा, उसके 16 सालों के बाद में इस तरीके से हमारे साथ में तैयार हुए। फिर क्या है कि व्हेन इज द पराक्रम दिवस ऑब्जर्व। पराक्रम दिवस भले ही आप लोग ना जानते हो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती, जो उनका एक दिन जो मनाया जाता है, वो आप लोग जरूर जानते होंगे। और उसका जो सही डेट है, जो उसका राइट आंसर है, तो मैं पहले बता दूं कि पराक्रम दिवस जो है वो नेताजी के, ठीक है, नेताजी के उपलक्ष्य में, जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो नेताजी से रिलेटेड है, तो ये 23 जनवरी इसका राइट आंसर होगा। और इसी दिन को पराक्रम दिवस कहते हैं, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जितनी भी उनकी मैं प्रशंसा करूं, जितने भी उनके स्वतंत्रता आंदोलन में उनके त्याग, उनके बलिदान, उनकी शहादत की बात करूं, उतने ही शब्द कम है। देश उनका ऋणी है। उन्होंने शुरुआत से ही लगातार सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेके क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद में फिर INA, आज़ाद हिंद फौज, मतलब सोचो जो व्यक्ति अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने देश के बाहर जाकर वहाँ एक आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी लाकर फिर अंग्रेजों पर अटैक करता हो, तो उसके बारे में सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। उसके मकसद, एम, गोल और उसके साहस और उसके कार्य के बारे में हम बोलने के लिए हमारे पास में मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप उनके बारे में रीड करिए, उनकी पूरी जीवनी को देखिए, उनसे इंस्पायर होइए और उनके साहस, धैर्य और संघर्ष को देखकर अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रखिए। तो 23 of Jan इज सेलिब्रेटेड एज द पराक्रम दिवस ऑन बिहाफ ऑफ नेताजी। तो नेताजी के उपलक्ष्य में हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि विच कंट्री हैज पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज साइक्लोन। तो मैं अभी उसकी बात ही कर रहा था, कल जो मैंने आर्टिकल कवर कराया था। तो इंडिया और इजिप्ट, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो वहां पे अभी खंजर आपने किर्गिस्तान के देखा, और साइक्लोन जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेकंड एडिशन है, वो किसके साथ में है, वो आपके इजिप्ट के साथ में है। और ये हम वहीं मना रहे, वहीं ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इजिप्ट में ही, क्योंकि जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो इंडिया में हुआ था। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिहाज से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अभी मैंने आर्टिकल भी कवर कराया है और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखा दिया कि हु इज सेट टू रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द BCCI अवार्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हेड कोच रवि शास्त्री। तो ऑलराउंडर भी थे ये और हेड कोच भी है, इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु इनॉग्रेटेड द हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन। क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट के अपोजिशन में है, वो संविधान बचाओ, न्याय यात्रा करके बहुत सारे चला रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने भी एक इनिशिएटिव स्टेप ले लिया कि हमारा संविधान हमारा सम्मान। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब कोई चीज़ देश में एक पॉलिटिकल वॉर की तरीके से स्टार्ट होता है, तो वो 100% एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जगदीप धनखड़ जी चला रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जगदीप धनखड़ जी। और याद रखिएगा हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन के नाम से ये चल रहा है। तो इस तरीके से आज का सेशन आपका यहाँ पे कवर होता है। फिर नेक्स्ट डे फिर हम कल आपके साथ में 26 ऑफ जैन है, नेक्स्ट सेशन में फिर से आपको हम लाइव सेशन में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और क्वेश्चन आंसर को लेके हम मिलते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कि हमारे एकेडमी जो सिविल डिफेंस एकेडमी वो आपको क्या क्या प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे सेपरेट बेटा हॉस्टल्स हैं गर्ल्स और बॉयज़ के लिए बोथ, और फ्री ट्रायल क्लासेस हैं। और जो हॉस्टल है ना बेटा, वहाँ पे आप फिजिकल एक्टिविटी मॉर्निंग में 5 बजे से बच्चे यहाँ स्टार्ट कर देते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, फिजिकल ट्रेनर है, मतलब 5 बजे यहाँ पे हर बच्चा अपने बेड को छोड़ देता है, फिर अपने डेली रूटीन में आ जाता है और पूरा दिन उसको हम लोग इंगेज और बिजी रखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टडी कराते, एक्सरसाइज कराते हैं, इंटरटेनमेंट भी होता है, गेम्स भी होते हैं, लेकिन बस वो इतने के लिए कि आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और फिर हमें फोकस करना है अपने एग्जाम, NDA, CDS, SSB, XY, अग्निवीर, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, व्हाट यू वांट टू डू, जो भी आप पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हैं या करना चाहते हैं, यहाँ पे आना चाहते हैं।
तो सेपरेट हॉस्टल्स हैं गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, फ्री ट्रायल क्लासेस हैं, 11th-12th के साथ स्कूलिंग के साथ भी हम तैयारी कराते हैं। अगर आप इस बार हाई स्कूल में हैं और आप चाहते हैं कि हम 11th से ही डिफेंस एग्जाम की हम तैयारी करना शुरू कर दें तो आप आ सकते हैं। स्कूलिंग भी आपकी कराई जाएगी यहाँ पे और प्रिपरेशन भी कराई जाएगी और बोर्ड के जो कोचिंग्स होंगे, आपके साइंस सब्जेक्ट होंगे, वो भी आपको कवर कराया जाएगा विद मैथ्स। ग्रेजुएशन के साथ सीडीएस और एफकैट जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं वो भी यहाँ पे साथ साथ ग्रेजुएशन के सीडीएस और एफकैट की तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है, जैसे कि अभी क्लास चल रही है, आप घर पे हैं, छुट्टियां चल रही हैं या एग्जाम चल रहे हैं, आप नहीं क्लास कर पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन स्टडी कर लीजिए। अगर यहाँ पे हैं तो ऑफलाइन स्टडी करिए। बोथ प्लेटफॉर्म आर अवेलेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सेल्फ पब्लिश्ड एंड फैकल्टी इवेल्युएटेड लर्निंग मटेरियल आपको सब प्रूफ रीड के साथ मिलेगा। क्लासेस, असाइनमेंट बेस्ड, करंट अफेयर्स और इस तरीके से सारी की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं। और इसके साथ में हम लोग आपको डेली जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वहाँ पे सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए आप लोग, ठीक है, जहाँ पे डेली आपको जैसे क्लास चल रही करंट अफेयर्स आपको मिलेगी। स्पोकन इंग्लिश डेली 1 to 2 के बीच में आपको पढ़ाई जाती है, आपको सिखाई जाती है। और साथ में जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो मोटिवेशनल वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के आप सभी बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि आपकी नॉलेज इन्हांस हो और इस तरीके से वहाँ आपको चीज़ें मिलती रहती हैं। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं और इसी के साथ में आज का सेशन ओवर होता है। कल फिर मैं आपके साथ में मिलता हूँ, फिर अपनी कॉपी और पेन लेके हमें आप मिलिएगा और वहाँ पे फिर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आर्टिकल्स कवर कराए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।